जय मां सारथी। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा अपनी मंजिल की ओर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा, आई एम a research scholar and I have qualified assistant professor exam many times and I have also attempted UPPCS and BPSC mains with sociology subject. Friends, I have heartily welcomed you in Asoka IS Academy, which is a very reputed institution and have name and fame in Prayagraj. दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अशोका आईएएस एकेडमी को। मैं आप सभी का अशोका आईएएस एकेडमी में हार्दिक अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यह एक प्रतिष्ठित संस्थान है और इस संस्थान के कर्ता धर्ता है मिस्टर अशोक सिंह सर, जो आप सभी के बीच जीएस सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हैं और सर ने वर्षों की कड़ी तपस्या एवं अनुभव के द्वारा यह कृत्य लब्ध किया है। इनका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सभी स्टूडेंट्स को यूं ही निरंतर मिलता रहे, मैं ऐसी शुभकामना देती हूँ और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 नामक पेंडेमिक की मार झेल रहा है। इस पेंडेमिक को पैनिक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि अब यह एक पैनिक क्रिएट करने लगा है लोगों के बीच में। और अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे महाद्वीप देशों की हालत दुबली हो गई है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है, चारों ओर त्राहिमाम की स्थिति बनी है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यह एक संक्रामक बीमारी है तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह प्रसारित होता है। इस बीमारी का अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं ढूंढा जा सका है और जब तक ऐसा नहीं होता है, हमें घरों में रहना होगा। यही हमारा सुरक्षा कवच है। वैसे कहा भी गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होके ठीक होने से अच्छा है कि बीमार हुआ ही न जाए। तो फ्रेंड्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि इसमें गैप जो होता है वह बहुत खतरनाक होता है। और दूसरा जो कारण है कि यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। मेरा अनुमान है कि आप सभी फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे। इसके अलावा 2019 में जो प्रीलिम्स हुआ था उसके मेंस होने बाकी हैं। तो ये तीन लक्ष्य हमारे बीच हैं जो हमें पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में हमको गैप को भी पाटना होगा। हमें याद रखना होगा कि हमारी पढ़ाई निरंतर चलती रहे और हमें सुरक्षित भी रहना है इस बीमारी से। ऐसे में आपकी पढ़ाई जारी रहे, उसकी धार न टूटे, साथ ही उसमें रफ्तार बनी रहे और एक अच्छा इज़्ज़ मिले आपकी पढ़ाई को। इसके लिए अशोका आईएएस एकेडमी के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, जहां आपके लिए ऑनलाइन सोशियोलॉजी बैच का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ऑनलाइन सोशियोलॉजी क्लास का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप सभी फ्रेंड्स घर बैठे बैठे बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को न केवल पूरा कर पाएंगे बल्कि अपनी सफलता की दिशा को भी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है तथा मैं अपने ईश्वर से प्रे करती हूँ। I pray to God, please give success to my all listeners and dear friends.
और निश्चित ही हम सफल होंगे, हम होंगे कामयाब। ऑल इज वेल। हैं अगर उम्मीदें तो मंजिलें मिलेंगी, हैं अगर उम्मीदें तो मंजिलें मिलेंगी। सत्य यह है कि बिना रुके चलना होगा। जिस जगह हो अमावस की हुकूमत, जिस जगह हो अमावस की हुकूमत, उस जगह दिया सा जलना होगा। विश्वास रखिए, कर्म करिए, फल जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भजनों में से एक भजन है। मैं भजन सुना करती हूँ, मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं और आपको मोटिवेशन के लिए, मनोरंजन के लिए, अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए आप कुछ करते होंगे, तो मेरी हॉबी में से एक है भजन सुनना। मैं भजन सुना करती हूँ। उन भजनों में से एक भजन है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। फ्रेंड्स, ये जो भजन है ये पूरा मोटिवेशन का क्षमता रखता है। ये बहुत प्रेरक भजन है। इस भजन में एक पंक्ति आती है, होगा विशाल तरुवर, होगा विशाल तरुवर, ये बीज जो पड़ा है। तो फ्रेंड्स, विश्वास रखिए, यदि बीज पड़ा है, आपने कर्म का बीज बोया है, तो तरुवर जरूर होगा। बहुत घना तरुवर होगा, उसकी छाया होगी और उसमें फूल भी खिलेंगे और उसका फल मिलेगा और आप, आपका समाज, आपका पूरा परिवार और पूरा देश उसका आनंद लेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको शुरू करती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो पाणिनि जैसे विद्वान भी हुए हैं जिनकी विद्या की रेखा ही नहीं थी, जिन्होंने अपनी पराक्रम से संस्कृत जैसे क्लिष्ट विषय का व्याकरण ही लिख दिया। सच में दोस्तों, हमारी सारी शक्तियां, सारी संभावनाएं हमारे भीतर समाई हुई हैं। आपको उन्हें टटोलना होगा, उन्हें कुरेदना होगा। आपको अपनी सफलता पर विश्वास करना होगा। फ्रेंड्स, आपने शेक्सपियर का नाम सुना होगा। उनका कहना था कि हम सभी जानते हैं कि हम कौन हैं, हम सभी जानते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अतः फ्रेंड्स, आप स्वयं को पहचानिए, अपने आप को झकझोरिए, हिलाइए पूरे अंतर्मन को। आप देखेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आई है और इन शक्तियों को समेटकर आप अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का पुनः अशोका IAS एकेडमी में हार्दिक अभिवादन करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे मेंस के लिए। आपको यहाँ पे एवरीथिंग मिलेगा एक ही स्थान पे। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी को हम शुरू करें उसके पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ कि सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं, समाजशास्त्री होते हैं, जो समाज का अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, वो सोचते कैसे हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है। बस ये एक छोटी सी कहानी है और इसको समझने का प्रयास करिएगा। फ्रेंड्स, आपने बचपन में एक कहानी सुना होगा जिसमें एक गांव है और उस गांव में 6 व्यक्ति रहते हैं और वो अंधे होते हैं। तभी गांव में एक हाथी आता है और सभी लोग हाथी देखने जाते हैं। जब उन 6 लोगों को पता चलता है कि गांव में कोई जानवर आया है और हाथी आया है, तो उन्हें लगा कि हमें भी जाके देखना चाहिए। फिर वो जाते हैं, हाथी को छूते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी, वही कहानी, उसी से मिलती जुलती कहानी हमारी भी है। फ्रेंड्स, इस कहानी का इस किसी भी पात्र से लेना देना नहीं है। मैंने वैसे ही पिक्चर यहाँ पे पोस्ट कर दिया है ताकि आपको समझा सकूं, यह केवल समझाने के लिए। हमने एज्यूम किया है, कल्पना किया है कि ये जो सभी थिंकर हैं ये सब अंधे हैं, अंधे के रोल में हैं और इनके गांव में हाथी आया हुआ है। ये हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्री। वो आते हैं और हाथी के सूंड को
और दांत को टच करते हैं, उसको छूते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं और कहते हैं कि यही आदिम है, यही प्रिमिटिव है और यही से चीजों को अध्ययन करना चाहिए। लोगों को इसी का अध्ययन करना चाहिए, दांत का और सुर का। तभी एक पॉलिटिशियन आते हैं, पॉलिटिक्स साइंस के विद्वान आते हैं और वो कहते हैं कि वो कान को छूते हैं, महसूस करते हैं और कहते हैं कि देखो यह कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। यहाँ से सारी शक्तियों का संचालन यहीं से होता होगा, यहीं से होता है, अतः इसी का अध्ययन करना चाहिए। फ्रेंड्स, तभी हमारे पास इकोनॉमिक्स आते हैं, अर्थशास्त्री आते हैं और वह उसके मुंह को छूते हैं। मुंह को छूने के बाद वो महसूस करते हैं और बताते हैं कि यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहां से चीजों का वितरण होता है। तो चीजों को पता करने के लिए कि कितना मात्रा में है, क्या है, किसको कितना गया, इस वितरण की स्थिति को जानने के लिए हमें यहाँ अध्ययन करना चाहिए। तभी साइकोलॉजिस्ट आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं और सिर को छूते हैं, हाथी के सिर को छूते हैं और कहते हैं कि यही है वो स्थान, यही है वो स्थान जहां से सब कुछ नियंत्रित होता है, यही है, यही से सभी सोच का जन्म होता है। कैसी सोच होती है, यही से इसका जन्म होता है, इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए। तभी हिस्टोरियन आते हैं, कहानी में हिस्टोरियन आते हैं और हाथी के पैर को छूते हैं। वो कहते हैं कि देखो इसकी जड़ें कहाँ तक गई है, कितनी गहराई तक गई हुई है, कितना ये बड़ा है, कितना अंदर तक गया है, इसलिए हमें इसका अध्ययन करना चाहिए। फिर हमारे जो सिक्स्थ जो पर्सन है वो है सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री। वो कहते हैं ठीक है, आपने कान का अध्ययन करने को कहा, आपने सर का कहा, आपने सुर, मुंह और पैर का अध्ययन करने के कहा। ये सभी जो पार्ट हैं हाथी के जीवन में योगदान देते हैं, बिना इनके हाथी का जीवन संभव नहीं है। लेकिन क्या केवल कान को जान के हम पूरे हाथी को जान सकते हैं, इस जानवर के बारे में पता कर पाएंगे? क्या हम सुर को देख के, सुर को जान के, क्या हम हाथी के पूरे उसके चरित्र के बारे में पता कर पाएंगे, उसकी प्रवृत्ति के बारे में पता कर पाएंगे, उसके व्यवहार के बारे में पता कर पाएंगे, उसका सामूहिक जीवन कैसा है, क्या हम पता कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें हाथी को संपूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा, तभी इस जानवर को हम जान पाएंगे। हम एक एक पार्ट को जान के पूरे हाथी को, पूरे जानवर के बारे में नहीं जान सकते हैं, इसलिए हाथी को हमें संपूर्णता के रूप में देखना होगा। तो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी यही है, यहाँ पे संपूर्ण जीवन, सोशियोलॉजी जो है व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी कहानी थी ताकि आपका इंटरेक्शन भी बना रहे और सोशियोलॉजी को धीरे धीरे आप यहाँ से सीखना शुरू कर दे कि सोशियोलॉजी है क्या। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा? हमारा गोल होगा लर्न विथ प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, मेरा विश्वास है कि प्रैक्टिस किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी काम के लिए प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। इम्पोर्टेंट जो उसमें घटक होता है वो प्रैक्टिस होता है। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट। यदि किसी को परफेक्ट बनना है तो उन्हें प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। और आपने सुना होगा करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है और मेरा मानना है
कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। आप जो कुछ पढ़ते हैं अगर उसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वह गहराई से जड़ें आपके भीतर जमा लेती हैं और आप किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में कई बार परिस्थितियों के बदलाव के कारण व्यक्ति जो होता है अपना परफॉर्मेंस जो उसे देना चाहिए था वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है और नतीजा क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो अभ्यास इसका एक अच्छा उपाय है, एक मेडिसिन है। फ्रेंड्स, हम सभी कॉन्सेप्ट देखेंगे, थिंकर्स देखेंगे एंड ऑल ए टू जेड सिलेबस में मेंशन चीजों को हम देखेंगे, उसे कैसे पढ़ना है उसे भली भांति पढ़ेंगे, गहराई से समझेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे और उस आधार पे सीखी गई टेक्निक के आधार पे और अब पढ़े गए कॉन्सेप्ट और सब कुछ के आधार पे हम वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, हम यूपी पीसीएस में सोशियोलॉजी के लिए देख रहे हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। दोनों पेपर में दो पार्ट होते हैं। कुल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसमें से हमें 5 क्वेश्चन करना होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पार्ट से आप 2 या 3 क्वेश्चन आपको करना होता है। सेम स्थिति इधर भी होती है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं, सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट होते हैं, ए बी एंड सी। ए जो होगा 15 मार्क्स का होगा, बी जो होगा 15 मार्क्स का होगा और जो सी होगा वो 10 मार्क्स का होगा और ये टोटल 40 मार्क्स के होंगे। और इस प्रकार से जो 5 क्वेश्चन मिलके 200 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट ए या पार्ट बी दोनों में से आपको एक पर अपना जो कमांड है उसको अधिक बनाना होगा, उस पे अपनी पकड़ किसी एक पार्ट पे अधिक बनाना होगा। हालांकि यह अच्छा होता है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में निर्णय लें कि आपको कौन से पार्ट से 2 क्वेश्चन करने हैं और कौन से पार्ट से 3 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए। हमें पहले से प्रिपेयर होके जाना चाहिए कि हमारा कमांड पार्ट ए में अधिक है या पार्ट बी में है, ताकि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम हो सके। तो फ्रेंड्स, ये प्रारूप था क्वेश्चन पूछने का और इसी प्रकार से 200 का इधर भी होता है और ये 400 के हमारे ऑप्शनल होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक और चीज बता देती हूँ। 400 मार्क्स के हमारे ऑप्शनल होते हैं और इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस आपके सिलेक्शन में अधिक है। क्यों? क्योंकि हालांकि जीएस जो होता है उसका तो अपना महत्व है ही और आप जानते ही हैं इसका कितना बड़ा महत्व है। बिना जीएस के आप सिलेक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऑप्शनल आपकी जो सफलता है वह सुनिश्चित कराता है। जीएस जो होता है फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, बदलता रहता है। इसमें करेंट अफेयर भी जुड़ते रहते हैं, इसके एंगल भी चेंज होते रहते हैं। बट जो हमारा ऑप्शनल होता है वो स्थिर प्रवृत्ति का होता है। ऑप्शनल जो होता है स्थिर प्रवृत्ति का होता है और उसके निश्चित दायरे हैं। उन्हीं दायरे से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन्हीं दायरे से, और उसका एक निश्चित ढांचा है। उसी ढांचे से फेर बदल करके उसमें कुछ चीजों को जोड़ के, उस चीजों को अलग करके, उस चीजों को काट छाट के क्वेश्चन बनाए जाते रहते हैं। और आप देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन, अगर 10-12 साल के क्वेश्चन आप देख लेते हैं आसानी से, तो आप देखेंगे कि आपके लिए ये सब चीजें सिंपल हो जाती हैं। आपको अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है। और अगर आप
ऐसा एज्यूम करने में अगर थोड़ा भी सफल हो पाते हैं तो यह आपकी सफलता के लिए एक बहुत अच्छी रणनीति होगी, एक बहुत अच्छी टेक्निक होगी। तो फ्रेंड्स आइए हम स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं साथ ही कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स स्ट्रेटजी जो होती है रणनीति होती है, और आप सभी जानते हैं रण का मतलब युद्ध होता है और नीति का मतलब कैसे उसको किया जाए। एक जो फॉर्मेट हम बनाते हैं, नियम नीति बनाते हैं, एक्शन प्लान बनाते हैं, वो नीति होती है। और इस प्रकार से स्ट्रेटजी जो होती है वो रणनीति होती है। और रणनीति जितनी ही क्रमबद्ध होगी, सिस्टमैटिक होगी, आपकी सफलता उतनी ही सुनिश्चित होगी। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। सबके पास 24 आवर होते हैं, 24 आवर सबके पास है। एंड जो एग्जामिनेशन में हमारे पास राइटिंग के लिए 3 आवर हैं, इन्हीं में हमें अपने जो आज तक जो हम पिछले समय तक परीक्षा के पहले तो जो 2 साल, साल भर, 3 साल जितने दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं उसी को हमें उतारना होता है अपने प्रदर्शन को। तो हमें सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को सीखना होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट में अपने टाइम को कैटेगरी में डिवाइड करना होगा कि आपकी आवश्यकता क्या है, प्राथमिकता क्या है, आपके पास कितना समय है। यदि आपके पास कम समय है तो आप डे के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि किस दिन आपको कितना क्या पढ़ना है और कितना दिन है, दिनों में बांट लीजिए कि आपके पास कितना दिन है और उन्हें अपने डायरी में, पन्ने में, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। इधर दिन जो डे है आपका उसका डेट लिख लीजिए, जैसे फर्स्ट है और इसमें आपको क्या पढ़ना है। अगर हिस्ट्री में कुछ पढ़ना है तो हिस्ट्री का डाल लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक पूरा करना है। ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक करना है। ऐसा करके आप जीएस का एक कॉलम बना सकते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया। और इसी तरह से एक फॉर्मेट आपका ये हो गया। दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। ऑप्शनल के लिए भी ऐसा ही कुछ आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको फर्स्ट को कौन कौन सा टॉपिक, किस किस टॉपिक को आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, उसका कौन सा पार्ट पढ़ना है, अच्छे से मेंशन करिए ताकि आपको भी पता चले कि आप पढ़ कैसे रहे हैं और आपने क्या चीजें पढ़ लिया है। कई बार जब देखेंगे आप कि चीजें आपको भूल रही है, लेकिन अगर आप टाइम टेबल को रिवाइज कर लेंगे, सिर्फ टाइम टेबल आप देखते हैं तो वहां से चीजें आपको जो आपने पढ़ा है कुछ चीजें रिवाइज हो जाएंगी और कुछ चीजें आप भूल रहे हैं, आप उन्हें उठाइए, उस अपने जो नोट्स हैं या फिर बुक्स हैं जिसमें आपने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए। तो ये आपका जो होगा बिल्कुल एकदम पक्की लाइन बन जाएगी आपके मस्तिष्क में जो आपने पढ़ा है। तो ये तो डे के हिसाब से हो गया। उसी प्रकार से आप वीकली भी बना सकते हैं कि हमको इस सप्ताह में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक फिनिश कर लेने हैं। और जो आप फिनिश करते जाते हैं उसे आप टिक करते जाएं, जो नहीं कर पाते हैं उन्हें क्रॉस करिए, उसके कॉजेस को लिखिए, उसके कारण को लिखिए। कारण जो कुछ भी हो, मैं मूवी देख रहा था, मैंने गेम खेला, इसके कारण मैं अपने टॉपिक को फिनिश नहीं कर पाया। तो ये आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि कहाँ आपसे गलती हुई और आगे आपके लिए यह एक अच्छा होगा, एक अच्छी तरीका होगा जिससे आप अपने आप को पुरस्कृत या दंडित कर पाएंगे, आप अपने आप को मेहनत करने के लिए और ढाल पाएंगे। इसी प्रकार से आप मंथली भी बना सकते हैं, सेम पैटर्न ऐसे ही होगा। फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं एक चीज बता दूं, जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो आपके पास 2 चीजें महत्वपूर्ण रूप से रहना चाहिए। वो होता है सिलेबस एंड दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर
जो क्वेश्चन पेपर है ये बिल्कुल रिलीजियस बुक की तरह होना चाहिए। जैसे किसी भी कोई घर होता है, मैक्सिमम घरों में उनके रिलीजियस जो फेथ होते हैं, धार्मिक विश्वास होते हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स रखते हैं। जैसे हिंदू धर्म में रामायण कोई रखता है, कोई रामचरितमानस रखता है, कोई चालीसा रखता है, etc। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसा उसका धार्मिक विश्वास होता है। कुछ पवित्र वस्तुओं को भी रखा जाता है धर्म से रिलेटेड। तो जिस प्रकार से यह घरों में रखा जाता है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए भी यह बिल्कुल उसी तरह से जो सिलेबस है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनके लिए पवित्र वस्तु है और उन्हें बिल्कुल इसे रखना ही चाहिए। फ्रेंड्स, सिलेबस जो होता है आपके लिए मैप का काम करता है। आपके लिए आपको नक्शा दिखाता है कि आपको कैसे क्या क्या करना है, आपका दायरा क्या है। और ये जो है उसकी जो रूपरेखा है, सिलेबस जो है मैप बना दिया और ये इसका दायरा खींचता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि आपको कहां तक अब बढ़ सकते हैं, यानी कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैसा प्रिपरेशन करना है। आप बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं और वैसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, तो फिर उस स्टडी का क्या मतलब है। क्योंकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो सिलेक्शन लेना ही है और सिलेक्शन के लिए ही हमें पढ़ना है। जो कुछ भी करना है हमें सिलेक्शन लेने के लिए ही करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, सिलेबस जो होता है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये बिल्कुल लाइट हाउस की तरह होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें मार्ग से भटकने से बचाते हैं। फ्रेंड्स, जो समुद्र होता है वह बहुत व्यापक होता है। समुद्र में जब नावें गुजरा करती हैं, जहाजें जाती हैं, तो बीच बीच में एक टापू नुमा जगह होता है जहाँ पे एक हाउस होता है और ऊंचे खंभे पर लाइट लगा होता है और वो लाइट जलता रहता है और जो नाविक होते हैं उस लाइट को देख के आगे बढ़ते हैं और वो ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि वह एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सही दिशा में चल रहे हैं, यह हमें सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है। तो इसलिए सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास जरूर होना चाहिए। एंड हाउ टू मैनेज टाइम टेबल। अब सवाल होता है कि टाइम टेबल को मैनेज कैसे किया जाए। हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जीएस है, जीएस में ही 6 चीजें हैं। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर भी है, ऑप्शनल है और कुछ हमें एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, मैगजीन पढ़ने होते हैं, बहुत सारे वीडियो देखने होते हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं। टीवी देखने होते हैं जैसे राज्यसभा, लोकसभा, etc। तो क्या हम कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें कि सारी चीजों को हम बेहतर तरीके से कर सके और हौच पौच की स्थिति भी निर्मित न हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 8 घंटा है, 8 आवर है आपके पास पढ़ने के लिए, आप टोटल करिए कि आपके पास 8 आवर हैं, 6 आवर हैं, 5 आवर हैं, कितने हैं, आप कितना जीएस के लिए। और दूसरी चीज, आपको आपका जीएस कैसा है और आपका ऑप्शनल कैसा है। यदि दोनों वीक है तो आप दोनों को बराबर 4 आवर इधर 4 आवर इधर भी दे सकते हैं। यदि जीएस आपका वीक है तो आप इसे 5 आवर भी कर सकते हैं, 2 आवर ऑप्शनल के लिए कर सकते हैं एंड 1 आवर न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए कर सकते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन को जब आप पढ़िएगा 1 आवर केवल नहीं है, यह तो केवल एक्स्ट्रा मैंने बताया है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर और मैगजीन को उसके साथ जोड़ेंगे तो ये आपका करंट अफेयर इसके साथ ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी वेटेज है आपको सभी को कम या अधिक हो सकता है आपकी जरूरत के अनुसार, लेकिन दिनचर्या में आपको सबको महत्व देना चाहिए, सबको आपको शामिल करना चाहिए। क्योंकि प्रतिदिन के अभ्यास में आने से ही चीजें हमें, प्रतिदिन हमारी नजर में आने से ही उसका जो गाढ़ापन है, जो उसका स्थायीपन है, हमारे मस्तिष्क में होता है। एंड जब हमने मैनेज टाइम टेबल बना लिया तो हाउ टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करें।
यदि आप कोई टॉपिक फिनिश करते हैं, जब वो टॉपिक फिनिश करते हैं तो आप सिलेबस देख के टॉपिक फिनिश करते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। यदि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका तरीका बिल्कुल सही है पढ़ने का, आप सक्षम हो रहे हैं, आप सफलता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आप पुनः टॉपिक पर वापस आइए, अपनी कमियों को सुधारिए और फिर आगे बढ़िए। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ रणनीतियां थी। फ्रेंड्स, आइए एक जो शॉर्ट व्यू है हम सिलेबस पर डाल लेते हैं। ये सोशियोलॉजी का जो कोड है 8, फर्स्ट पेपर है, सामान्य समाजशास्त्र कहते हैं और इसका ये पार्ट ए है। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी में हम देखेंगे कि जो पेपर फर्स्ट है इसमें 9 टॉपिक है, 4 टॉपिक पार्ट ए में एंड 5 टॉपिक जो है 5 टॉपिक है ये जो पार्ट बी में है। 5 टॉपिक पार्ट बी में है तो ये 9 हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो पेपर 2 है इसमें आपको 10 टॉपिक मिलेंगे, 10 टॉपिक मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के हमारे 19 टॉपिक होते हैं। ये हमारे जो 19 टॉपिक हैं इसमें से हमें जो 19 टॉपिक है, इन्हीं 19 टॉपिक से हमें अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि 400 में से मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। फ्रेंड्स, एक बात आती है कि सोशियोलॉजी को ऑप्शनल के रूप में क्यों चूज किया जाए। आप देखेंगे कि कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या ये स्कोरिंग है या फिर इससे क्या हमें लाभ होने वाला है, हम क्यों सोशियोलॉजी को ऑप्शनल के रूप में चुने। फ्रेंड्स, जो मैंने नोटिस किया है अपने लाइफ में, अपने कुछ वर्षों के दौरान जब से मैं सोशियोलॉजी को पढ़ रही हूँ, मैंने महसूस किया है कि यह बहुत शॉर्ट सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस है, इसका संक्षिप्त है। कैसे कि इसका 19 टॉपिक है और आप 19 टॉपिक्स में से देखेंगे कि कुछ सारे जो टॉपिक हैं, जैसे आप आगे बढ़िए दिखाते हैं कि जैसे सामाजिक स्तरीकरण एवं विविधीकरण, ये जो टॉपिक है आपको पेपर 2 में भी मिलेगा। ये जो है सामाजिक स्तरीकरण। अब जब आप पेपर फर्स्ट में पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपके लिए क्या पेपर 2 में अधिक समय देना होगा, चीजें आपको आसान हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो जो हमारा सिलेबस है वो शॉर्ट है, छोटा है और ये 19 दिख रहा है, लेकिन इसमें से हम 4 टॉपिक निकाल देंगे तो हमारे लिए 15, 4 टॉपिक को हम एक दूसरे के साथ पढ़ते जाएंगे तो यह कुल मिला के 15 टॉपिक हो जाता है। और इस 15 टॉपिक्स में से भी आप देखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी, 9 टॉपिक ऐसा है कि यदि आप अच्छे से पढ़ लिए, इस 9 टॉपिक को आपने बार बार अपने अभ्यास में इसे ला लिए तो आपकी सफलता पूरी तरह से 100% सुनिश्चित है। फ्रेंड्स, यहीं पे मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि यदि आपको जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा यदि आप पढ़ लेते हैं, आप उसको फॉलो कर लेते हैं, तो मैं आपको वादा करती हूँ ऐसा कि 80% मार्क्स आप बिल्कुल लाएंगे। और मैं साथ ही यहाँ पे यह भी दावा एंड वादा दोनों करती हूँ कि आप यदि मैं जैसा बता रही हूँ अगर वैसा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पढ़ने के साथ साथ, तो आप आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप उसे हैंडल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स,
यदि आप 80% मार्क्स ला लेते हैं और 400 मार्क्स का आपका होता है तो यह आपके लिए एक बड़ा गेन होता है, बड़ा गेन होता है और आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आप सभी 80% मार्क्स जो है सोशियोलॉजी में वो गेन करेंगे ही। दूसरी चीज जो सिलेबस शॉर्ट होता है और इसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? कि आप चीजों को आसानी से एडॉप्ट कर पाते हैं, आप चीजों को आसानी से एडॉप्ट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, कम मार्क्स आने के कुछ कारण है, जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मटेरियल सफिशिएंट नहीं मिल पाता है, इसके कारण भी वो मार्क्स कम पाते हैं। लेकिन आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करूंगी, बेसिक को इतना मजबूत बनाऊंगी कि आप निश्चित तौर पे 80% मार्क्स तो आप ला ही लेंगे और आप सोशियोलॉजी को पढ़ने, न केवल पढ़ने में और समझने में बल्कि दूसरों को पढ़ाने में भी सक्षम होंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम चीजों को केवल पढ़ेंगे नहीं, हम उसको समझेंगे, उसका इमेजिन करेंगे और उसे जीवन में उतारेंगे, जीवन की चीजों से जोड़ के देखेंगे, हम खुद कॉन्सेप्ट बनाना सीखेंगे। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारे जीवन के साथ जुड़ जाएगा और हमें आसान हो जाएगा चीजों को समझना। हम चीजों को समझ सकेंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका सिलेबस भी शॉर्ट है, ये मार्क्स जो मार्क होते हैं हमें मिलते हैं और आपके लिए भी यह आसान होता है। वैसे फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी जो है बहुत ही दिलचस्प विषय होता है, इसलिए जो लोग भी सोशियोलॉजी चुनते हैं, मेरा उनके प्रति एक अलग प्रकार का स्नेह होता है, एक शुभकामना होता है, एक आशीर्वचन होता है। तो आपके लिए भी है अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को चुन रहे हैं। फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की विधि भी है। फ्रेंड्स, कई बार कहते हैं कि हम सोशियोलॉजी तो वही है जो सोसाइटी का अध्ययन करता है, लेकिन केवल यह सोसाइटी का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह आपको एक सेवा का अवसर भी प्रदान करता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में, समाज में और देश में उसका कुछ योगदान सुनिश्चित हो सके। जो ऋण है उसके ऊपर वह उससे उन्मुक्त हो सके, उससे मुक्त हो सके। तो यह अवसर आपको सोशियोलॉजी देता है। सोशियोलॉजी आपको एक अलग तरह से एहसास करने की, समाज को महसूस करने की क्षमता देता है और यह तभी मिलेगा जब सोशियोलॉजी को आप पढ़ने के साथ साथ उसको इमेजिन करना सीखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% ऐसा कर पाएंगे और मार्क्स आपके सुनिश्चित होंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल सफल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सिलेबस अपने पास रखेंगे, अपनी स्टडी के पास जहां आप पढ़ते हैं वहां आपको सिलेबस बिल्कुल अच्छे से रखना होगा। जब भी आप पढ़ते हैं सिलेबस से चीजों को कनेक्ट करके देखिए, यह आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मैं आपको पुनः एक बार यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी, ऐसे स्टडी कराऊंगी कि आप जो है सक्षम होंगे, खुद भी सक्षम होंगे और आप ऐसे इतने योग्य हो जाएंगे कि आप लिखेंगे सोशियोलॉजी में और सोशियोलॉजी में पढ़ सकेंगे। हम सोशियोलॉजी को बेसिक से लेके उसके जो हाईएस्ट जो कॉन्सेप्ट है वहां तक देखेंगे, चीजों को जोड़ के हम सोशियोलॉजी को नए तरीके से भी सीखने का कोशिश करेंगे। विभिन्न प्रकार की कहानियों के द्वारा सीखेंगे ताकि हमारा सोशियोलॉजी जो है हमारे मन में रच बस जाए। और जब चीजें हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में रच बस जाती है तो वो हमारे लिए
आनंद का कारण बनती है। फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि बुक्स कैसे होने चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए सोशियोलॉजी के लिए। तो फ्रेंड्स, बुक्स के कितने बुक्स खरीदने चाहिए, कौन से बुक्स खरीदने चाहिए, अभी मैं इस पर आपको बिल्कुल इधर नहीं ले जाना चाहूंगी, क्योंकि अभी आप मेरे पढ़ाई को पढ़िए। यदि आप यहाँ से आप सक्षम नहीं पाते हैं अपने आप को कि आप क्वेश्चन के आंसर दे पाए, तब मैं आपको किताब के बारे में बताऊंगी। और मुझे विश्वास है कि आप मेरे पढ़ाए हुए से ही आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपका उद्देश्य क्या है? सफलता को ही प्राप्त करना। और आप सफलता प्राप्त करेंगे तो इसलिए आपको अधिक पढ़ने की क्या जरूरत है। आप वही पढ़िए जिससे आपको सफलता मिले। और बुक लिस्ट मेरे पास है, आपको मैं दे सकती हूँ बुक लिस्ट। इसके अलावा अगर आप सच में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की 2 किताब 11th की आती हैं और 2 12th की भी आती हैं। इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगी, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि ये थोड़े से आपको बेसिक के लिए बस है कि आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी मजबूत होगी, तो आप इन्हें पढ़िएगा। पढ़ने से किताबों को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने से हमारी जो समझने की क्षमता है वो थोड़ी विकसित होती है। दूसरा, आप किताब लेना चाहते हैं तो जो शब्दकोश आता है, समाजशास्त्री शब्दकोश, आप उसे ले सकते हैं। जो डिक्शनरी है सोशियोलॉजी की, वो आप ले सकते हैं। ये आपके लिए एक बिल्कुल लाइट हाउस का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी सफल होंगे और आप सभी का चयन होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है, मुझे विश्वास है। आपको भी अपने ऊपर ऐसा ही विश्वास रखना होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल से हम मिलेंगे और हम अपने एक एक टॉपिक को क्रमशः देखते जाएंगे। जो हमारे टॉपिक है उनको टुकड़ों में बांटेंगे हम सब टॉपिक्स में। जो हमारे जो फुल टॉपिक है उनको टुकड़े करके हम उसको सब टॉपिक बनाएंगे और सब टॉपिक से पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम चीजों को आसान करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक कोट है, इससे पढ़िएगा और अपने टीचर का रिस्पेक्ट करिएगा। फ्रेंड्स, एक कोट ये भी है, ये नेल्सन जो मंडेला जी हैं, नेल्सन मंडेला, आप जानते होंगे इन्हें, साउथ अफ्रीका के लीडर हैं, फेमस लीडर हैं। और ये कहते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वह सशक्त हथियार है जिसके द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं और आप सभी को पता है कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। तो शिक्षित होइए, दूसरों को भी शिक्षित करिए और इस दिशा में अगर आप कोई योगदान कर सकते हैं तो बिल्कुल बेहिचक आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अशोका IAS एकेडमी में आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप कल से क्लास को ज्वाइन करिएगा। एक कॉपी और पेन रखिएगा अपने साथ, चीजों को नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। और दूसरी चीज, आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। यदि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वह जो होगा आपके अंदर एक नासूर बनेगा। धीरे धीरे जब क्वेश्चन हम नहीं पूछते हैं और हमारे जो संदेह होते हैं जब वो बढ़ते जाते हैं तो सच में वो हमारे लिए बहुत घातक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए अपने शिक्षकों से, अपने टीचर से। जो कुछ भी आपके पास शंका हो, आपको लगता होगा शुरू में कि कितनी सिली क्वेश्चन था, मैंने क्यों यूं ही पूछ दिया, लेकिन आपको नहीं पता ये सिली क्वेश्चन ही आपको एक दिन एक मजबूत और परफेक्ट इंसान बनाने में योगदान देंगे। तो आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आप क्या बदलाव चाहते हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है और क्लास आपको कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।